हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस मदेसिया और स्वागत करता हूं आप सभी का मेगा माइंड के अपने इस चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार बोर्ड ने अपनी 10वीं की एग्जाम की सभी तिथियां जारी कर दी हैं और इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं एग्जाम स्पेशल क्लासेस, जिसमें हम केवल आपको एग्जाम के केवल वही क्वेश्चंस कराते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। हर चैप्टर बाय चैप्टर करा रहे हैं। पिछला वीडियो हमारा था फिजिक्स का चैप्टर 1 मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, प्रकाश के परावर्तन पे। उसमें भी हमने लगभग 7 क्वेश्चंस कराए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल आने की पूरी पूरी संभावना है उनकी, और वो पिछले कुछ ईयर से अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर 2 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। इसके भी बहुत ही कम क्वेश्चन हैं, 8 या 10 क्वेश्चन बनेंगे मेनली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मैं केवल वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो मतलब प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं शिक्षा। पहला क्वेश्चन है हमारा अपवर्तन क्या है। अपवर्तन क्या है, इसके नियम लिखें। देखिए दोस्तों, ये पिछले 4 सालों में अपने आप को 3 बार रिपीट कर चुका है। देखिए ये कब कब आ चुका है दोस्तों, कि ये 15, 16, 19 और 21 में आ चुका है। ये 2015, 2016, 2017 और 21 में आ चुका है। चलिए देखते हैं कि अपवर्तन क्या है। तो जब देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। अर्थात क्या होती है, वह अपने पथ से भटक जाती है। प्रकाश की इस तरह भटकने की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, मानिए हमारा एक माध्यम ये है हमारा, ये हमारे वायु है, हवा, और ये हमारा जल है। मानिए यहाँ पे कोई टॉर्च है, इससे एक किरण कोई आई निकली, ये हमारी है आपतित किरण। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि ये अपने अभिलंब की तरफ थोड़ा सा मुड़ जाती है। क्यों, देखिए क्या होता है। यह है हमारा अभिलंब। अब देखिए, जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है, वो अपने पथ से भटक जाती है। मतलब इसको आना चाहिए यहाँ पे बेसिकली, लेकिन वो आ जाएगी एकदम यहाँ पे। डायग्राम को थोड़ा सीधा कर दें। मतलब इसको आना चाहिए था बेसिकली ऐसे सीधे इस रास्ते पे आना चाहिए इसको, लेकिन ये आ गई इस रास्ते पे। अब देखिए, वायु हमारा क्या है, विरल माध्यम है, और जल क्या है हमारा, सघन माध्यम है। जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब के निकट आ जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो किरण है हमारा, ये अभिलंब के निकट आ गई। बेसिकली इसको यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन वो और पास में हो गई अभिलंब के, और नजदीक से निकल रही है। ठीक है, अब यही घटना को हम अगर उल्टा कर दें तो मानिए ये जल है, ये हमारा जल है, यहाँ पे कोई वस्तु है जिससे एक किरण निकली, तब ये क्या होगा, इसका अभिलंब तो यहाँ बनेगा, तो ये क्या होगा, अभिलंब से दूर भागती है। ये देखिए, बेसिकली इसको जाना चाहिए इस पाथ पे, लेकिन ये क्या हुई, अभिलंब से दूर भाग गई। ये हमारा जल, ये हमारा वायु। तो जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब के निकट जाती है, और जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा अपवर्तन क्या है। अब देखिए अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं। अपवर्तन के नियम इसी में है। तो ये हमारा हो गई, मानिए कोई किरण, ये जल हमारा हो गया, यहाँ से कोई किरण आई, देखिए अब अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं। पहला नियम, ये हमारा आपतित किरण है। जो किरण आके पड़ती है सतह पे उसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। मैं इसके पहले वाले लेक्चर्स में भी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे ये किरण अपवर्तित हो रही है, इस किरण का अपवर्तन हो रहा है, इसलिए ये किरण कौन सी है, अपवर्तित किरण है।
और यह है हमारा अभिलंब। तो इसका पहला नियम यही बनता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। हमारे परावर्तन का भी पहला नियम यही था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु या एक तल में होते हैं। और अपवर्तन का भी पहला नियम यही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु या एक ही तल में होते हैं। चलिए दूसरा नियम इसका देखते हैं। म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। अब ये क्या है? तो ये दूसरे नियम का हमारा मतलब मैथमेटिकल फॉर्म है। मतलब इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके आपतन कोण की ज्या तथा, ये साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में हम लोग ज्या बोलते हैं। आपतन कोण की ज्या, ये हमारा कोण आई है, इसको हम लोग आई से डिनोट कर देते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। ये हमारा है म्यू। तो पहला नियम था हमारा आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। दूसरा नियम हमारा आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। चलिए ये तो हो गया हमारा अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम हो। चलिए इसको हम लिख देते हैं। ये 2015 में भी आ चुका है, 2019 में आया है, 13 में भी आ चुका है और 21 में भी आ चुका है। देख सकते हैं 13, 15, 19, 21 मतलब 23 में भी आने की इसकी पूरी पूरी संभावना है। इस क्वेश्चन को आप लोग स्किप नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है। दूसरा है हमारा आवर्धन क्या है। दोस्तों ये कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा है, समझने लायक है। तो आवर्धन क्या है दोस्तों? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं इसको हम लोग क्या दिखाते हैं? आवर्धन। इंग्लिश में होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इसको डिनोट करने के लिए हम इसका पहला अक्षर उठा लेते हैं एम बराबर, हमने क्या बताया? प्रतिबिंब की ऊंचाई एच आई बटा वस्तु की ऊंचाई एच ओ। यहाँ पे एच आई बराबर वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई आई से इमेज। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई से इमेज, और इमेज का हिंदी होता है प्रतिबिंब। ये हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई। कुछ ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बस इतना ही है। आवर्धन क्या है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। स्नेल का नियम किसे कहते हैं? स्नेल का नियम हमको डिफाइन करना है। ये तीसरा स्नेल का नियम क्या है। अब चलिए स्नेल के नियम के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया अपवर्तन का दूसरा नियम कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। दोस्तों यही स्नेल का भी नियम है। स्नेल का नियम क्या है कि जब कोई किरण किसी माध्यम से अपवर्तित होती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। सेम अपवर्तन के दूसरा नियम ही स्नेल का नियम है। चूंकि स्नेल भाई साहब ने अपवर्तन का दूसरा नियम दिया था इसलिए उसको स्नेल का नियम भी हम लोग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। पार्श्विक विस्थापन से आप
क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, पार्श्विक विस्थापन। अब ये क्या है? पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? अब देखिए पार्श्विक विस्थापन क्या है। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके लिए। मानिए हमारी एक कांच की सिल्ली हो गई, ये हमारी कांच की सिल्ली। अगर आप डायग्राम को समझ जाएगा तो इजीली आप ही बता दीजिएगा कि क्या है पार्श्विक विस्थापन क्या है। यहाँ से इसको थोड़ा और चौड़ा ले लेते हैं, समझने में इजी रहेगा। चलिए, यहाँ से कोई किरण आई, चूंकि हवा से कांच में आ रही है तो हवा हमारा है विरल माध्यम, कांच है सघन माध्यम। इसका मतलब अभिलंब के पास आएगी किरण। चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ गया। इस पे हम लोग खींचेंगे अपना विलंब, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। किरण को आना चाहिए इधर, लेकिन किरण अभिलंब के पास चली गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा कांच क्या है, सघन माध्यम है, और वायु विरल माध्यम है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है, अभिलंब से दूर भागती है। इसको आना चाहिए और पास में इधर, लेकिन ये क्या होगी, और इधर भागेगी और दूर भागेगी। मतलब ये हमारी आपतित किरण हो गई। ये पड़ी इसलिए आपतित किरण, और ये निकल गई कांच से, मतलब ये निर्गत किरण है। अच्छा, आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको आना चाहिए कहाँ से, इस किरण को आना चाहिए यहाँ से, लेकिन ये निकली कहाँ से, यहाँ से। इन दो किरणों के बीच की जो दूरी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। यह हमारा क्या है, यही है हमारा पार्श्विक। अब इसको लिखेंगे कैसे, सबसे बड़ा सवाल ये रहा कि इसको लिखेंगे कैसे। तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। सिंपल सा बात है, लेकिन बस ये डायग्राम मैंने बना दिया आपको समझने के लिए। और अगर आप इस डायग्राम को भी बना देते हैं तो बहुत अच्छा, और केवल यही लिख देते हैं कि आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हमसे कह रहा है उत्तल तथा अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। मतलब सीधे सीधे पूछ रहा है कि अवतल तथा उत्तल लेंस में क्या अंतर है, ये आप बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस है क्या, तभी उसके बीच हम अंतर बता पाएंगे। तो देखिए, ये हमारा उत्तल लेंस और ये हमारा अवतल लेंस। आप लोग देख पा रहे होंगे कि उत्तल लेंस की परावर्तक सतह, अपवर्तक सतह क्या है, बीच में मोटी है, साइड साइड से पतली है। और अवतल लेंस की साइड साइड से मोटी है, बीच में पतली है। अवतल लेंस को कैसे लिख सकते हैं, पहला, उत्तल लेंस के मध्य का भाग मोटा होता है तथा किनारों का भाग पतला होता है। और दूसरा हम लिख सकते हैं अवतल लेंस में कि अवतल लेंस का किनारों का भाग मोटा होता है तथा मध्य का भाग पतला होता है। ये हो गया हमारा अंतर नंबर 1। अंतर नंबर 2 हमारा हो जाएगा कौन सा, अब लिखिए, और प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से कोई किरण आई फोकस पे, यहाँ से आई फोकस पे, मतलब यहाँ पे वास्तविक किरण एक दूसरे को काट रही हैं, इसका मतलब ये वास्तविक फोकस है। ये हम एक बार अवतल लेंस को भी ले लेते हैं। एक किरण ऐसे आई, ऐसे निकली, ऐसे ही ऐसे निकली, पीछे बढ़ाने पे
पीछे कट गया, मतलब काल्पनिक रेखाओं ने एक दूसरे को काटा, इसका मतलब ये इसका फोकस जो है वो काल्पनिक होगा। तो दूसरा अंतर ये हो गया हमारा कि उत्तल लेंस का क्या होता है, फोकस वास्तविक होता है और अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है। इसको आप लोग सचित्र वर्णन भी कर सकते हैं। पहला अंतर ये कि उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, किनारों पे पतला होता है। दूसरा अंतर ये कि अवतल लेंस की, ये उत्तल था, अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारों पे मोटा होता है। दूसरा अंतर कि उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है, वास्तविक होता है, अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक अच्छे समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। दोस्तों अभी हमने तुरंत पार्श्विक विस्थापन को समझा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इरेज नहीं किया था। थोड़ा आगे पीछे हो गया, नहीं तो एक ही में दोनों का काम चल जाता। चलिए फिर भी कोई ठीक नहीं। कह रहा है पार्श्विक विस्थापन दिखाने के लिए एक किरण आरेख खींचिए। मतलब जो डायग्राम मैंने अभी आपको बना के बताया था वही डायग्राम आपको खींचना है, मतलब किरण आरेख दिखाना है। दीजिए, मानिए ये हमारा कांच का स्लैब या बर्फ की सिल्ली हो गई, इसमें एक किरण ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे निकल गई। अभी मैंने आपको तुरंत कुछ देर पहले ही डिफाइन किया कि क्यों ये अगर सीधे आती तो यहाँ ऐसे आती, यहाँ पे जो लंबवत दूरी है यही तो पार्श्विक विस्थापन है। ये हो गया हमारा किरण आरेख पार्श्विक विस्थापन के लिए। तो मैंने तुरंत आपको बताया पार्श्विक विस्थापन, तो उसमें डायग्राम को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है कुछ मिनट पहले ही, इसलिए यहाँ पे मैं आपको डायग्राम को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, केवल ये लिख रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें क्या है। यह हमारी किरण आ रही है, इसलिए हमारी आपतित किरण है, यह हमारी निर्गत किरण है, और ये हमारा, और ये भी अभिलंब है, और ये वाला ये कांच की सिल्ली, कांच की पट्टी का लिख सकते हैं आप लोग, पट्टी का। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है। प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचिए। दोस्तों किरण आरेख खींचने के लिए आपको 2 नंबर में पूछ सकता है, 5 नंबर में किरण आरेख देके एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछ सकता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रिज्म से किरण आरेख को दर्शाइए। चलिए किरण आरेख को गुजारते हैं प्रिज्म से। ये हमारा प्रिज्म हो गया, मानिए यहाँ से कोई किरण आ रही है ऐसे। अब चूंकि ये वायु क्या है, विरल माध्यम है, कांच क्या है, सघन माध्यम है, तो सिंपल सा बात है, इसका जो अभिलंब यहाँ पे बनेगा वो अभिलंब के निकट आएगी ऐसे, ठीक है। क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही थी, इसलिए अभिलंब के नजदीक आई है। इसको बेसिकली जाना चाहिए था ऐसे यहाँ से, लेकिन ये गई दब के थोड़ा सा। अब बाहर निकल रही है तो क्या करेगी ये हमारा अभिलंब है, तो अभिलंब से दूर भागेगी। तो लीजिए भाग गई दूर, हो गया अपवर्तन, मिल गया किरण आरेख। इसको हम ले देंगे प्रिज्म, आपतित किरण, ये हमारा हो गया अपवर्तित किरण। चलिए ठीक, देखिए दोस्तों ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है, पिछले कुछ ईयर्स में अपने आप को रेगुलरली रिपीट कर रहे हैं, इसलिए आपको इन क्वेश्चंस को, ये मस्ट डू क्वेश्चन है, इसको हर हाल में करके जाना है। क्योंकि पहला वाला अभी आपने देखा 4 साल से लगभग रिपीट कर रहा था, 13, 15, 17, 21, हो सकता है 23 में पूछ दे। पार्श्विक विस्थापन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं आज पढ़ा रहा हूँ ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो एक बार नहीं आए, केवल 2 बार, 3 बार, 4 बार आ चुके हैं। मैं केवल उन्हीं क्वेश्चंस को ले रहा हूँ, एक बार आए हुए क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया, मतलब उसको एकदम पूरा नेग्लेक्ट करके चल रहा हूँ। मतलब जो क्वेश्चन एक बार आया उसको छोड़ो, जो 2 बार से ज्यादा है उसको पकड़ो। तो ये सारे क्वेश्चन 2 टाइम्स से ज्यादा आ चुके हैं, ज्यादा बार आ चुके हैं, इसलिए इन सबको आपको हल्के में नहीं लेना है। अगर पता है तो इजिली देख लीजिए, बात खत्म, आपका रिवीजन हो जाएगा। नहीं पता है तब ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं बिहार बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। चलिए ठीक है, क्वालिटी क्वेश्चन है सबके सब, इसलिए रिपीट होने की प्रॉपर प्रोबेबिलिटी है इनकी इस टाइम पे भी।
चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं कौन सा है। तो कांच की पट्टिका से हो गया हमारा, प्रिज्म से हो गया, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए दोस्तों, लगभग हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। एक क्वेश्चन केवल रह गया है जो कि बहुत BVI है। ये 5 नंबर में पूछता है कि पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ क्यों दिखता है। आप लोगों ने अपनी जिंदगी में नोटिस किया होगा कि बाल्टी में, मतलब नहाने गए, मग डाल दिया बाल्टी में, मग ऊपर की तरफ दिख रहा है। क्या किया, उसमें सिक्का डाल दिया, सिक्का ऊपर की तरफ उठा हुआ दिख रहा है। कड़ा डाल दिया, कड़ा भी ऊपर की तरफ उठा हुआ दिख रहा है। तो मतलब क्या है, ये उठा हुआ क्यों दिख रहा है हमको? क्यों? वहां पे हम लोग हाथ डालते हैं, हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन पानी में दिख रहा है कि सिक्का वहीं पे है। हाथ पे हाथ डाले जा रहा है, निकल नहीं रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? आइए, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, कारण है। साइंस में कोई भी चीज वैसे ही नहीं होती, हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, और इसी लॉजिक को अभी हम लोग पकड़ने वाले हैं। ये हो गया हमारा, इसको इरेज कर देना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है क्यों? मतलब क्यों प्रतीत होता है? चलिए ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, सबसे ज्यादा जरूरी है डायग्राम। तो चलिए, सबसे पहले तो एक बाल्टी ले लिया, ये हमारी बाल्टी हो गई, ये हमारा पानी हो गया, पानी हो गया है हमारा। यहाँ पे हमने रख दिया ये ले सिक्का। चलिए, अब मानिए इस सिक्के से कोई किरण निकल रही है, ऐसे कोई किरण निकली, ये हमारा विरल माध्यम है, सॉरी हवा विरल माध्यम है, पानी सघन माध्यम है। तो मैं आपको पहले ही कई बार रिपीट कर चुका हूं कि जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। ये हमारा अभिलंब हो गया, लीजिए भाग गई दूर। मानो यहाँ से भी हमने मान लिया कोई किरण निकली ऐसे, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, भाग गई दूर। अब क्या करें? अब तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, इसको अनंत तक आप बढ़ा दो, नहीं काटेगी इन दोनों किरणों को। तब क्या, पीछे काल्पनिक रेखाओं से मिला देंगे, सॉरी यार, काल्पनिक रेखाओं को पीछे बढ़ाया, तो मतलब कट कहाँ पे किया? यहाँ पे किया। अगर कोई आदमी यहाँ से आंख लगा के देखे, उसको क्या लगेगा? सिक्का यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ से कोई आंख लगा के देखे, यहाँ पे लगेगा, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पे कट किया है। प्रतिबिंब तो काल्पनिक ही बनेगा, क्योंकि सिक्का अपने वास्तविक स्थान से ऊपर पे इसकी काल्पनिक रेखाओं ने एक दूसरे को कट किया है, इसलिए इसका प्रतिबिंब भी ऊपर बनेगा थोड़ा सा। तो लो, अब सिक्का का काल्पनिक प्रतिबिंब बन गया ए, यहाँ पे, ये हमारा सिक्का यहाँ पे। अब आप यहाँ पे लाख हाथ लगा लो, सिक्का तो निकलने वाला है नहीं, क्योंकि सिक्का वहां पे है नहीं। सिक्का का क्या है वहां पे? सिक्का का प्रतिबिंब है, इसलिए हमको सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि सिक्के से निकलने वाली किरणें अपवर्तन के बाद एक दूसरे को सिक्के से कुछ ऊपर के सतह पे एक दूसरे को काल्पनिक रेखा द्वारा कट करती हैं, इसलिए उसका प्रतिबिंब सिक्के से कुछ ऊपर उठा हुआ बनता है, जिस वजह से सिक्का हमको क्या होता है? उठा हुआ प्रतीत होता है। केवल प्रतीत होता है, होता एक्चुअली नहीं है। चलिए ठीक है, कोई पूछ दे इसी में एक और होता है, सिक्का ही जो नहीं, सिक्का ही पूछे, कुछ भी पूछ सकता है सिक्के की जगह, रबड़ कटर कुछ भी पूछ सकता है। चलिए, एक हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन हम लोग लेंगे। 7 क्वेश्चन को कम से कम 7वां अजूबा तो खोजा जाए। ये जो 6 क्वेश्चन थे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थे। 7वां क्वेश्चन कौन सा है भाई? मैं 7 क्वेश्चन लेके आया था, एकदम इंपॉर्टेंट। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट, इसके प्रकार। हाँ ठीक है, लेंस के प्रकार ही है। 7वां नंबर कौन सा है? लेंस कितने प्रकार के होते हैं? चलिए इसको, ओ भाई, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा बैक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं बोलना भूल गया स्क्रीनशॉट लेने के लिए।
ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए 7वां अजूबा अपना लेके आते हैं, 7वां क्वेश्चन। कल वाले क्लास में भी मैंने चैप्टर 1 के केवल 7 क्वेश्चन कराए थे और 7 क्वेश्चन एकदम मस्ट डू क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई कर रखी होगी उनको वो क्वेश्चन तो कुछ लग ही नहीं रहे, ये सब क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, क्या जरूरत है इस क्लास में आके आधा घंटा अपना माथा खपाने की। लेकिन वही हो सकता है वही आधे घंटे में आपको कुछ नई चीज़ें मिल जाए उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई। हो सकता है उसी आधे घंटे के बीच में जो कुछ बातें बताई जाए आपके माइंड में फिट हो जाए, निकले ही ना, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस शिकार में नहीं पढ़ेंगे, चलो बहुत पढ़ लिया, बच्चा 2 दिन पहले पढ़ेंगे, ज़्यादा रिवीजन नहीं करना चाहिए, गलत सोच है। आपका दिमाग आपको क्या बोलता है, संतुष्टि देता है कि हाँ आप पूरा तैयारी कर ली है, और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपने दिमाग को समझाइए हुआ मेहनत करने की ज़रूरत है, यही तो समय है। क्या हो गया, आपने 5 बार रिवाइज कर लिया तो 10 बार रिवाइज करिए, समय ही समय आपके पास। ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार कभी नहीं होना है। ये नहीं सोचना मेरे टेस्ट में तो सबसे ज़्यादा क्लास में नंबर आ रहा है, हो सकता है आपके टेस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर आए और जो आपके तीसरे चौथे नंबर पे लड़की है या लड़का है वो अंदर से छुप के मेहनत कर रहा है, और जब एग्जाम हो तो आपका कहीं पता ना चले, वो सब एकदम फोड़ के रख दें और आप मुंह बना लें। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार बिल्कुल मत होइएगा। फर्स्ट स्टेज है कैरियर की, यहीं से आपका करियर स्टार्ट हो रहा है, इसको हल्के में नहीं लेना है। ये ज़िंदगी में ये मौका केवल एक ही बार मिलता है, दूसरे बार बोर्ड एग्जाम देने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अब ये फेल हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन अच्छे से अगर आप अच्छा नंबर स्कोर नहीं कर पाए तो तब तो दूसरा जन्म लेना ही पड़ेगा भाई, आंस दोगे दूसरा एग्जाम। इसलिए पहली सीढ़ी है, आज से 5 साल बाद भी आपसे कोई यही पूछेगा तो यही पूछेगा कि मतलब आपके बोर्ड में इंटर में कितने नंबर आए थे। ठीक है, तो पढ़ना जरूरी है, यहाँ पे डरना जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा मोटिवेशन हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार बिल्कुल नहीं होना है। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, लेंस के प्रकार। लेंस के प्रकार दोस्तों, लेंस बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। कुछ भी भारी नहीं है, माइंड में लेकर नहीं चलना है कि सब कुछ भारी है। अगर आप लोग केवल एग्जाम के पिछले क्वेश्चन को भी कर रहे हैं तो आप अच्छी कंडीशन में हैं अभी। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तब भी आप अच्छी कंडीशन में हैं, क्योंकि इस बार जहाँ तक मुझे पता है 100 क्वेश्चन मिले, मतलब 50% क्वेश्चन ही करने हैं। मतलब 100 ऑब्जेक्टिव है 50 ही करने हैं, 30 सब्जेक्टिव है 15 ही करने हैं, 4 दीर्घ उत्तरीय है 2 ही करने हैं। बताओ, अगर आपने आधा भी बुक पढ़ा है तो आप एकदम 100% तैयारी है आपकी, जो पढ़ा है उस पर लगे रहिए। उसमें से अगर कोई एक भी आ जाए तो छूटे ना, सबको पकड़ने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आधी छोड़ के पूरी धावे, आधे मिले ना पूरी पावे, ऐसा वाला नहीं करना चाहिए। कहानी सुनी होगी आप लोगों ने वाली, आधा पढ़ा है उसी को अच्छे से रिवाइज करिए, उसी को बार बार रिवाइज करिए, आधा छूटना नहीं चाहिए। मतलब उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमसे होना ही चाहिए, छूटे ना बिल्कुल भी। बहुत जरूरी है वो। तो उत्तल लेंस, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। अवतल लेंस, हमारा अवतल लेंस हो गया। के बीच में डिफरेंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के बीच अंतर। ठीक है, अब इसमें तो लेंस भी आपको जानना ही पड़ेगा, लेंस है क्या। पहले लेंस सबसे उल्टा हो रहा है, लेंस क्या है। तो लेंस एक पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जिसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, मतलब एक निश्चित शेप होता है। लेंस क्या है, शीशे का ही होगा, कांच का ही ना होगा, प्लास्टिक का भी हो सकता है। मतलब पारदर्शक पदार्थ का ही होगा, जब होगा तब पारदर्शक पदार्थ का ही होगा। तो हम लोग यह बोल सकते हैं कि लेंस एक पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जिसकी एक निश्चित आकृति होती है, आकार होता है, ज्यामिति होती है। चलिए, तो हमारे 7 क्वेश्चन जो आज के थे वो हमारे पूरे हुए। अब आपको अगला टॉपिक नहीं, अगला चैप्टर आपको हो सके तो कल मिल जाएगा आपको, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। उसमें के भी मैं केवल 7 क्वेश्चन ही उठाऊंगा जो प्रीवियस ईयर्स में अपने आप को रेगुलरली रिपीट करना है, और मैं केवल वही क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो लगभग 2 बार से ज़्यादा बार आ चुके हैं। इसलिए आपको किसी भी क्वेश्चन में हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि हो सकता है इन्हीं सातों में से कोई एक आपसे पूछ दे, 2 नंबर में 5 नंबर में, सभी जरूरी है, सभी को लेकर चलना है। हो सकता है पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आ जाए, हो सकता है पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ जाए, इसलिए डरना तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डर रहना भी जरूरी है।
ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, हमारे साथ जुड़े रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी तैयारी एकदम जोर शोर से कर रहे होंगे त्योहारों के जैसे। चैनल को आपको क्या करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी से हो सके। रात दिन नहीं देखना है, आप तो लगभग गिने चुने 10-15 दिन बचे होंगे आपके। मेहनत दबा के करनी है, नंबर भी दबा के उठेंगे, क्यों नहीं उठेगा भाई नंबर, मेहनत हम कर रहे हैं, ठीक है। चैनल को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हमारा जो नया सेशन है, मतलब जैसे ही आप लोग का एग्जाम खत्म हो रहा है 10th का, उसके बाद हम लोग अपना नया बैच लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग आपको एकदम स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे, एकदम बेसिक टू हाई लेवल, लीजेंड लेवल तक, जीरो से हीरो। मतलब उसमें हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर सब कुछ कराएंगे, एकदम इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आपके कोई छोटी भाई बहन है तो उनको भी आप लोग बता दीजिएगा और जिस चैनल को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से ज्ञान बटोर सके और अपना अच्छा नंबर ला सके। जय हिंद, जय भारत।